नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश और मणिपुर के आखिरी दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। दिग्गजों की धुआंधार रैलियां। मायावती ने प्रधानमंत्री के रोड शो और बीजेपी ने अखिलेश के बयान की चुनाव आयोग से की शिकायत। गायत्री प्रजापति के मंत्रिमंडल में बने रहने पर सवाल। यूपी के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। पुलिस ने घोषित किया भगौड़ा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पाकिस्तान ने 2 दिन में पकड़े 94 भारतीय मछुआरे। गुजरात तट के पास अरब सागर से किए गिरफ्तार। 17 नौकाएं भी जब्त। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका में भारतीयों पर हमले पर जताया दुख। अमेरिकी राजदूत ने भी की निंदा। वॉशिंगटन में गोलीबारी में घायल भारतीय दीप राय की सेहत में सुधार। और बेंगलुरु टेस्ट का तीसरा दिन 6 विकेट पर 237 रन के आगे खेलेगा ऑस्ट्रेलिया। मेहमान टीम को 48 रन की बढ़त। शुरुआत विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 8 मार्च को आखिरी दौर के लिए वोट डाले जाने हैं। मतदान के मद्देनजर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 जिलों की 40 सीटों पर 51 महिला प्रत्याशियों समेत कुल 535 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। शाम 5 बजे प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। प्रचार पर रोक लगने से पहले क्षेत्र में मौजूद दूसरे विधानसभा क्षेत्र के सभी स्टार प्रचारकों को जिला छोड़ना पड़ेगा। तय समय के बाद प्रचार न हो, इसे लेकर प्रशासन सतर्क है। बुधवार को उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण के जिन 40 सीटों पर मतदान होना है उनमें जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और भदोही जिले की सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 402 सीटों के लिए मतदान पूरा हो जाएगा, जबकि 9 मार्च को अंबेडकर नगर की आलापुर सीट पर वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए दूसरे और आखिरी चरण के तहत 8 मार्च को 22 सीटों पर मतदान होगा। इस दौर में 98 उम्मीदवार में हैं। मणिपुर में पहले दौर की 38 सीटों पर 4 मार्च को रिकॉर्ड 84% मतदान हुआ था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में प्रचार का आखिरी दिन होने की वजह से सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी समेत तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। वहीं मणिपुर में भी कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम दलों के नेता प्रचार में जुटे हैं। आज भी सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के लिए कई इलाकों में रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिन से वाराणसी में डटे हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए प्रधानमंत्री बनारस के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा घाट आश्रम और रामनगर का दौरा करेंगे। रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री रोहनिया में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 7वें चरण के प्रचार के लिए आज 4 जनसभाएं करेंगे। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज, गाजीपुर के जहूराबाद, जौनपुर के मल्हानी और भदोही में अमित शाह की आज रैली होगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव ने भी आखिरी दौर के प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज अखिलेश यादव की 7 जनसभाएं होनी हैं। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर के प्रचार में सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरा दम लगा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी में चुनाव प्रचार में लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी कुछ का साथ और कुछ का विकास में यकीन रखते हैं, जबकि उनका लक्ष्य
देश का समान और संतुलित विकास है। वहीं पार्टी के दूसरे कद्दावर नेता भी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने में लगे हुए हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान पार्टी समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। रोड शो में नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए समर्थकों में होड़ मची रही। बाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी पर जमकर वार किए। उन्होंने ये भी कहा कि वो देश को लूटने वालों को नहीं छोड़ने वाले। नेताओं ने लूटा है, बाबुओं ने लूटा है, मुझे उसको निकालना है भाइयों बहनों, और इसलिए छोटे लोगों को परेशानी नहीं होने दूंगा, लेकिन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। वहीं चंदौली के करीब धनपुर में रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया। मुझे आश्चर्य होता है कैसे समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री यह दावा करते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, जनता को हमने ओला पड़ने के बाद, सूखा पड़ने के बाद पर्याप्त हमने राहत मुहैया कराई है। यह बात समझ में नहीं आती, कैसे दावा करते। इधर अंबेडकर नगर के अलापुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री बीते 2 दिन से वाराणसी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वाराणसी में आखिरी दौर में सभी पार्टियों ने जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने की वजह से यहां बीजेपी की साख दांव पर है। सभी पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगी हैं। अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बीजेपी को खास उम्मीद है। प्रधानमंत्री यहां खुद पहुंचकर जोरदार प्रचार में लगे हैं। पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों और घोषणा पत्र में मौजूद वादों का बखान कर रही है। पार्टी प्रचार के लिए सोशल मीडिया का जोरदार इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों के चुनाव में भाजपा को बहुमत मिल चुका है। अब ये जबरदस्त समर्थन जो है इस अंतिम चरण में भी मिलने वाला है। जिस तरीके से वाराणसी की जनता ने उनका उत्साह और स्वागत किया वो अभूतपूर्व है। वो इस बात को दर्शाता है कि बनारस का पूरा प्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी ने भी वाराणसी में पूरी ताकत झोंक दी है। एसपी कांग्रेस गठबंधन ने दर्दे बनारस अभियान चलाकर प्रधानमंत्री पर संसदीय क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया। It's most unfortunate that this is what I said in one of the press conferences even today only, that the agenda of the Honorable Prime Minister during Lok Sabha election was growth and development, and this time around he has just forgotten the development of the Uttar Pradesh as any such subject. वाराणसी में वोटर बटे हुए नजर आते हैं। यहाँ कुछ मतदाता तो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे मजबूती से खड़े हैं, वहीं कई बीजेपी के वादों पर भरोसा करने से कतरा रहे हैं। यहाँ का रिंग रोड का काम चल रहा है, गंगा में ये सब, आप घाट पर जाइएगा, आपको घाट पे 80 से राजघाट तक आपको काम दिखेगा। इलेक्ट्रिक काम आपको पूरा आपको दिखेगा, जो उनका इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड चल रहा है वो पूरा आपको दिखेगा। साफ सफाई स्वच्छता का तो अभियान जो है पूरे शहर के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर चल रहा है। जो बदहाली 10 साल पहले थी वो अभी भी बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नाम की चीज अभी नजर नहीं आ रही है जमीनी स्तर पे। मोदी जी काफी वादे लोकसभा में भी किए थे जिसको अभी तक निभा नहीं पाए। वाराणसी में विधानसभा की 5 सीटें हैं जिन पर कांटे के मुकाबले के आसार हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर जहां बीजेपी ने कब्जा किया, वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गईं। वाराणसी में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी ने काफी कोशिश की है अंदरूनी विद्रोह को दबाने की। वहीं गठबंधन और बसपा ने भी हर हथकंडा अपनाया है बीजेपी के इस किले में सेंध लगाने के लिए। राजनीतिक सोच रखने वाले काशी पर 11 मार्च को सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। वाराणसी से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ आखिरी दौर के प्रचार में जुटी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जहां केंद्र पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र के 3 साल के कामकाज का ब्यौरा मांगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सुनने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे।
इस मौके पर उनके निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमीर लोगों का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। उधर चंदौली पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि पीएम चाहे तो हमारा 5 साल का हिसाब किताब ले ले, लेकिन अपने 3 साल का हिसाब दे दे। जिस प्रधानमंत्री ने अगर 3 साल में कोई बुलेट ट्रेन नहीं चला पाई तो 2 साल में कैसे बुलेट ट्रेन चला लेंगे, और आने वाले समय में यही जनता इन्हें मौका नहीं देगी कि ये बुलेट ट्रेन भी चला पाए। ये है, और हमसे पूछते हैं कि कब बढ़ाओगे मेट्रो पे। राज्य में विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 8 मार्च को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रदेश में जारी चुनावी समर के बीच बीजेपी राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भदोही की रैली में लोगों से कहा था कि वो दूसरी पार्टियों से मिलने वाले पैसे को ले, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी को ही दे। अखिलेश यादव के इस बयान से नाराज बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब नेताओं ने लोगों से दूसरे दलों से पैसे लेकर उन्हें वोट देने की अपील की है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। पिछले महीने ही चुनाव आयोग ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को ऐसे ही एक बयान देने के आरोप में नोटिस जारी किया था, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से दूसरे दलों से पैसे लेकर उन्हें वोट देने की बात कही थी। शनिवार को वाराणसी में हुए प्रधानमंत्री के रोड शो पर मायावती ने ऐतराज जताया है। रविवार को जारी एक बयान में बीएसपी प्रमुख ने कहा कि उच्च पद पर बैठे व्यक्ति चुनावी स्वार्थ की राजनीति करने के लिए कानून और आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करें, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे की बात है। मायावती ने कहा कि इससे साफ तौर पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रभावित होगा। बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव आयोग से बिना अनुमति रोड शो करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। शनिवार को कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री के रोड शो के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कुछ और अहम खबरें। गैंगरेप और यौन शोषण के मामले में फरार चल रहे गायत्री प्रजापति की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से खुद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। शनिवार को प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। दूसरी तरफ पुलिस ने प्रजापति की संपत्ति कुर्क करने की कवायद शुरू कर दी है। पुलिस जल्द ही संपत्ति कुर्क करने के लिए कोर्ट से मंजूरी मांगेगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने गायत्री प्रजापति को मंत्रिमंडल में रखने पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में प्रजापति के मंत्रिमंडल में बने रहने का औचित्य पूछा गया है। इससे पहले आशंका जताई गई थी कि प्रजापति विदेश भागने की फिराक में है। इसके मद्देनजर प्रजापति का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। पुलिस की करीब 1 दर्जन टीमें गायत्री प्रजापति की तलाश में जुटी हैं। चित्रकूट की एक महिला ने गायत्री प्रजापति और 6 अन्य लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और उसकी बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जैन के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी युवा मोर्चा ने रविवार को केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने सत्येंद्र जैन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही जांच पूरी होने तक उनका मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की है। इस बीच आयकर विभाग ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कथित बेनामी संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। विभाग ने 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित राशि के हेरफेर के आरोप में ये कार्रवाई की है। 33 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, जिसमें से 16 करोड़ के शेयर है, 17 करोड़ की 100 बीघा जमीन है, जिसकी करोड़ों में उसकी लागत है। हम उसकी डिमांड है कि सत्येंद्र जैन को तुरंत से तुरंत इस्तीफा दो या उसको बर्खास्त करो। जो उनकी सरकार है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, पुअर गवर्नेंस। उनके मंत्री इतने ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, बलात्कारी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। हम डिमांड कर रहे हैं कि जितने भी उनके भ्रष्टाचारी नेता हैं, मंत्री हैं, उनको बर्खास्त करें, उनसे इस्तीफा मांगा जाए। आप बने रहे हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं गन्ना किसानों की बेहाली पर। 5 करोड़ किसानों के लिए लाइफलाइन है गन्ना। लागत तो बढ़ रही है पर जो मिल रहा है वो रेट कम मिल रहा है। यूपी के लाखों किसानों का 2 वर्षों में हुआ सबसे बुरा हाल। 2 महीने हो गए न तो पेमेंट का पैसा मिलता और न कर्मचारी को 2 महीने से सैलरी मिली। कड़वाहट घोल रही है चीनी मिलें। घाटे की खेती फिर भी किसानों का भारी बकाया। देखिए हमारी खास छानबीन बेहाल गन्ना किसान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बीते कुछ वक्त से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। ताजा मामला गुरमेहर कौर के विवाद के चलते फिर से सुर्खियों में है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट है जो कि प्राण दे के भी उसके लिए लड़ना चाहिए। सरकार की आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन सरकार की आलोचना करने का मतलब देश को विखंडित करने का अधिकार नहीं है। जब धर्म के ठेकेदार खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की परिभाषा ये है, वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। जो आज भी इमरजेंसी की कसम खाते हैं, अब वही लोग वो सब हरकतें कर रहे हैं जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी में की। जयप्रकाश जी ने 74 में कहा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें से एक हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरा जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी था। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। शहीद पुलिस कांस्टेबल मंजूर अहमद नाइक ने आतंकवादियों का डट कर मुकाबला किया। इस दौरान सेना का एक मेजर भी घायल हुआ है। शनिवार रात से जारी ये मुठभेड़ रविवार सुबह तक चलती रही। पाकिस्तान ने बीते 2 दिन में गुजरात तट से 94 भारतीय मछुआरों को पकड़ा है और 17 नौकाएं जब्त की हैं। राष्ट्रीय मछुआरा मंच के सचिव मनीष लुधारी ने बताया कि 13 नौकाओं पर सवार करीब 70 मछुआरों को शनिवार को पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने पकड़ा, जबकि 4 नौकाओं पर सवार 24 मछुआरों को रविवार को जखाऊ तट पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास से पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि सभी भारतीय मछुआरों को कराची ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मछुआरों को और गिरफ्तारियों की आशंका है क्योंकि पाकिस्तानी एजेंसी के पोत सक्रिय हैं। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तानी एजेंसी ने दो नौकाओं के साथ 11 मछुआरों को पकड़ा था, जबकि जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने गुजरात तट के 6 नौकाओं के साथ 36 मछुआरों को पकड़ा था। उधर श्रीलंकाई नौसेना ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार कर समुद्र क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में कल 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। मत्स्य पालन के सहायक निदेशक कुलंजीनाथन ने बताया कि कच्चा तिवू और तलाई मन्नार के बीच मछली पकड़ रहे 15 मछुआरों को गिरफ्तार करके तलाई मन्नार ले जाया गया है, जबकि 9 मछुआरों को नेदुन तिवू के नजदीक गिरफ्तार किया गया और उन्हें कंगा संतुरई ले जाया गया। उन्होंने बताया कि मछुआरों की 4 नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में पहली बार राज्य का बजट सत्र का आयोजन होगा। विलागापुरी में विधानसभा की नई इमारत में आज इसका आरंभ किया जाएगा। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हन विधान परिषद और विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। आज दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और सत्र की अवधि पर चर्चा की जाएगी। 13 मार्च को बजट पेश होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने पिछले साल हैदराबाद में मानसून सत्र का आयोजन किया था, जबकि विधानसभा की नई इमारत पूरी नहीं होने के चलते शीतकालीन सत्र को छोड़ना पड़ा था। राष्ट्रपति भवन में चल रहे फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में देश के कोने कोने से आए लोग अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं।
स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए एक बच्चे ने कूड़ा उठाने वाली एक मशीन का निर्माण किया है। देखिए खास रिपोर्ट। ये तस्वीर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो झाड़ू तो लगाते हैं लेकिन कूड़ा उठाने में झिझक महसूस करते हैं। इस नई तकनीक के जरिए कूड़े को बिना हाथ लगाए हुए डंप कर सकते हैं। इस मैनुअल वेस्ट लिफ्टिंग और डंपिंग मशीन को तैयार किया है मथुरा के सिकांतो मंडल ने। जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके ऊपर सर मेरा आइडिया था कि जो लोग झाड़ू लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन जो लोग कूड़ा नहीं उठाते हैं तो उन जो झिझकते हैं उन लोगों का झिझकपन दूर करने के लिए सर मेरा ये आइडिया आया था। बच्चे के विचार को गुजरात की एक कंपनी ने साकार रूप दिया है। इसका यूज नगरपालिका, यूनिवर्सिटीज ऐसी हर जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे रेपर पड़े हो, प्लास्टिक की बोतल पड़ी हो, उसे उठाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं कन्वीनियंटली। वहीं दर्शकों के बीच भी कूड़ा उठाने वाली ये मशीन आकर्षण का केंद्र बनी है। ये बहुत बढ़िया मशीन है, हमने देखा है, आपने हमें बताया इसको कूड़ा को कैसे इकट्ठा करते हैं हम। बहुत अच्छी मशीन लगी मुझे तो ये। बहुत अच्छी है और जैसे कि हम हाथ से उठाने की बजाय इस मशीन का प्रयोग कर सकते हैं हम और कहीं भी गली वगैरह में और कहीं भी शहर में जैसे कि सड़कों पे इसका यूज हम ले सकते हैं। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन 10 मार्च तक चलेगा। पिछले 3 साल से युवाओं और बच्चों के शोध और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन मिलकर ये उत्सव मना रहे हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बचे हुए खाने का कोई उपयोग नहीं होता और इसे ज्यादातर फेंक दिया जाता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने बचे खाने से बायोगैस बनाने की तकनीक विकसित की है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में बचे अवशेष का इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में भी किया जा सकता है। ऐसा लगभग हर जगह पाया गया है कि बचे हुए खाने को या तो पशुओं को खिला दिया जाता है या फिर फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी बचे हुए खाने से उपयोग में आने वाली कोई चीज बना ली जाए। इसी कड़ी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन एनर्जी एंड सेंसर सिस्टम के वैज्ञानिकों ने खाद्य अवशेषों से बायोगैस बनाने की तकनीक विकसित की है, जिसमें एनारोबिक डाइजेशन प्रक्रिया द्वारा किचन से बचे हुए खाद्य पदार्थों से बायोगैस बनाई जाती है। There are 2 trolleys who collect the kitchen waste and the food waste from different hostels and different residential places and bring them to our biogas units where they are properly segregated and shredded and put into the machine where from that the mix goes into the biodigester, and from the digester the gas is produced and that biogas is then fed to the engine which then produces electricity. बायोगैस के निर्माण के लिए हॉस्टल्स, घरों और होटलों से बड़ी मात्रा में बचे हुए खाद्य पदार्थ को 1000 किलोग्राम क्षमता वाले प्लांट में पानी के साथ मिलाकर उसका तरल रूप तैयार किया जाता है। इसके बाद दूसरे प्लांट में डालकर इसे 40 से 45 दिनों तक छोड़ दिया जाता है और इसमें मौजूद पानी को अलग कर लिया जाता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा इस प्लांट में मीथेन गैस तैयार होती है, जिसे अलग कर इसका इस्तेमाल जनरेटर में और भोजन बनाने में किया जाता है। खास बात ये भी है कि इस प्रक्रिया में बचे अवशेष का इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। ये तकनीक पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका सफल परीक्षण किया गया है। और कुछ और अहम खबरें। भारत ने अमेरिका में हो रहे भारतीयों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कारोबारी हरनीश पटेल की हत्या और सिख युवक पर हमले को लेकर दुख जताया है। वहीं अमेरिका ने पीड़ितों को जल्द ही न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इस बीच कल गोलीबारी का शिकार हुए सिख युवक दीप राय की हालत में सुधार हो रहा है। अमेरिका में भारतीयों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कारोबारी हरनीश पटेल की हत्या और सिख युवक पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया कि पीड़ित परिवारों को हर मुमकिन मदद दिलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने भी ऐसी घटनाओं पर चिंता जताई है।
Call 911 if you see something. It doesn't matter where you live. It doesn't matter what kind of community you're in. You need to be vigilant, pay attention. If you see something, say something. Thank you. इधर भारत में अमेरिकी राजदूत मेरिके लॉस कार्लसन ने हमलों को लेकर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित के जल्द ठीक होने की कामना की। वहीं अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने ट्रंप प्रशासन को भारत की चिंताओं से अवगत कराया। अमेरिका में 2 हफ्ते के दौरान भारतीय की हत्या का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 22 फरवरी को कंसास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि उत्तर कोरिया की ओर से छोड़ी गई मिसाइल जापान सागर में जाकर गिरी है। दक्षिण कोरियाई सेना के मुताबिक इस मिसाइल का परीक्षण सोमवार को उत्तर कोरिया की चीन की सीमा से लगते टोंगचेंगरी इलाके के पास किया गया। दक्षिण कोरियाई सेना के अधिकारी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने स्थानीय समय अनुसार सोमवार सुबह 7:36 पर यह परीक्षण किया। अधिकारी का कहना था कि परीक्षण कैसा था इसका पता लगाया जा रहा है। उत्तर कोरिया बार बार कहता रहा है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम शांति के लिए है, लेकिन यह माना जाता है कि वो अमेरिका पर हमला करने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर रहा है। यह भी माना जाता है कि वो मिसाइल में इस्तेमाल होने लायक परमाणु हथियार बना रहा है। राजधानी दिल्ली में शनिवार से नट सम्राट थिएटर समारोह शुरू हुआ। इसकी शुरुआत सारांश नाटक के साथ हुई। इसमें विदेशों में भारतीय लोगों पर हिंसा के असर को बखूबी दिखाया गया है। समारोह 5 दिन तक चलेगा। इस दौरान 7 नाटकों का मंचन होगा। ये कार्यक्रम पिछले 9 साल से आयोजित हो रहा है। आए दिन आप सुनते रहते हैं अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी विदेश में भारतीयों के साथ कई बार इस तरह के दुर्घटना होती रहती है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसको हम लोगों ने दिखाने की इस फिल्म में, जैसा कि भट्ट साहब ने लिखा है, स्टेज के माध्यम से वो और मार्मिक तरीके से लोगों तक पहुंचती है। उत्साह तो बहुत है, इसीलिए लोग दर्शक, पूरा हॉल भरा हुआ दर्शकों से। मगर हमारा एक मकसद रहता है इस फेस्टिवल को करने का कि सारे कलाकार जो पूरे देश में अलग अलग काम करते हैं, तो कैसा प्लेटफॉर्म हो, सारे मिलके एक साथ एक दूसरे का काम देखें। अब बात क्रिकेट की। बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन आज ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 6 विकेट पर 237 रन से आगे खेलेगी। उसे अब तक 48 रन की बढ़त हासिल हो चुकी है। कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर मैथ्यू वेड 25 रन और मिशेल स्टार्क 14 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले मैट रेंशो और शॉन मार्श के अर्धशतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की। हालांकि उसके मध्यक्रम के बल्लेबाज खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। टीम इंडिया की तरफ से स्पिनर रवींद्र जडेजा ने 49 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। टीम इंडिया ने पहली पारी में 189 रन बनाए थे। भारतीय नौसेना का दूसरा विमान वाहक पोत INS विराट आज रिटायर हो रहा है। उन्नत किस्म के इस दूसरे विमान वाहक पोत ने भारतीय नौसेना में 30 साल तक सेवा दी। INS विराट इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सेवा देने वाला पोत है। मुंबई में आज इसे अंतिम विदाई दी जाएगी। और अब आखिर में हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश और मणिपुर के आखिरी दौर के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। दिग्गजों की धुआंधार रैलियां। मायावती ने प्रधानमंत्री के रोड शो और बीजेपी ने अखिलेश यादव पे बयान की चुनाव आयोग से की शिकायत। गायत्री प्रजापति के मंत्रिमंडल में बने रहने पर सवाल। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। पुलिस ने घोषित किया भगौड़ा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पाकिस्तान ने 2 दिन में पकड़े 94 भारतीय मछुआरे। गुजरात तट के पास अरब सागर से की गिरफ्तार 17 नौकाएं भी जब्त। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका में भारतीयों पर हमले पर जताया दुख। अमेरिकी राजदूत ने भी की निंदा। वॉशिंगटन में गोलीबारी में घायल भारतीय। दीप राय की सेहत में सुधार। और बेंगलुरु टेस्ट का तीसरा दिन 6 विकेट पर 237 रन के आगे खेलेगा ऑस्ट्रेलिया। मेहमान टीम को 48 रन की बढ़त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन। नमस्कार।